आज व्यू 360 में कराची की एक गारमेंट फैक्ट्री कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क बनाने और रोजगार बचाने में मसरूफ। इस्तांबुल की तारीख में पहली बार बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी। और विंग वॉकिंग, आजाद फिजा में सांस लेने का अनोखा तरीका। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोरोना वायरस की वजह से हालात ज़िंदगी जिस तरह से हर तरफ चेंज हो रहे हैं, 500,000 से ज़्यादा केसेस इस वक्त हो चुके हैं कोरोना वायरस के मुतासरा लोगों के, और दुनिया में अमवात भी उसी तरह से बढ़ रही हैं। हम वाशिंगटन में इस वक्त ईस्टर्न मार्केट में खड़े हैं, जो कि बारौनक इलाका है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी स्ट्रीट और ये पूरा बारौनक बाज़ार खाली है। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हद तक लोग एडजस्ट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगियों को, और जीने के नए ढंग सीख रहे हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल का शुबा काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो कराची की एक गारमेंट फैक्ट्री ने अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली ढालने की कोशिश की है। फेस मास्क जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी शॉर्टेज है जिनकी, और वो बनाने शुरू की हैं इस गारमेंट फैक्ट्री ने। और पाकिस्तान में फ़ेस मास्क की चूँकि ज़रूरत है और मार्केट में दस्तयाब हैं भी, लेकिन उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। ये मास्क कम लागत पर फलाही तंजीमों और मुतल्लिका इदारों को दिए जाएंगे इस फैक्ट्री की जानिब से, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई मुल्कों में दुकानें और मॉल्स बंद हैं। पाकिस्तानी फैक्ट्रियों के इंटरनेशनल ऑर्डर्स या तो कैंसिल किए जा रहे हैं या होल्ड पर डाल दिए गए हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट के शोबे में काम करने वाले हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं। ऐसे में गारमेंट्स की ये फैक्ट्री और इस जैसे दीगर कारखाने मास्क बनाकर लोगों को रोज़गार भी बचाने की फ़िक्र में हैं, और इसके अलावा मास्क की ज़रूरत भी मुल्क में पूरी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल और मौजूदा हालात को देखते हुए मेरे फादर शेख निसार अहमद साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम अभी अपना सारा काम रोक के सिर्फ मास्क की प्रोडक्शन के ऊपर ज़ोर देंगे, और क्योंकि लोगों को मार्केट में मास्क मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो इंतहाई महंगे दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। मेरे फादर, उनका विज़न यही था कि इस वक्त जो है मार्केट में बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ख़ास तौर से बड़ी NGOs को और फलाही इदारों को ये दिया जाए, ताकि वो हर जगह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये मुफ्त तक़सीम कर सकें। कारोबार ज़ाहिर है पूरे मुल्क का बिल्कुल लॉकडाउन है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, कोई वो नहीं है। जितना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वैसे भी रुक गए थे। इस वक्त हमारी फैक्ट्री में तकरीबन कोई 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं, और कॉस्ट इसकी 9.5-10 रुपए के लगभग ही आ रही है, और उसी कॉस्ट पे जो है ये हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट में क्या सप्लाई कर रहे हैं? NGOs और फलाही इदारों को जा रहा है, मार्केट में नहीं जा रहा है ये मास्क। मार्केट में अगर आप जाएँ तो रिटेल में भी ₹1-2 का ये मास्क मिल जाता था, और होलसेल में और इंपोर्टर के पास जो है वो रुपए से भी कम में पहुंचता था। लेकिन इस वक्त इस मास्क की कॉस्ट कोई 25 रुपए, 20 रुपए, जहाँ जिसका दाव चल रहा है वो इसको बेच रहा है। इस वक्त तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस वक्त हमारी डेली कैपेसिटी 25 से 30 हज़ार मास्क के ऊपर आ रही है, और डिमांड जो है इस वक्त वो 50 से 60 हज़ार लाख पीस की डिमांड है डेली, और जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं रेट बढ़ाए बगैर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी कॉस्ट के अंदर इसको लोगों को दिया जाए, ताकि लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सैनिटाइज़र और ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं, सैनिटाइज़र भी लेबर के पास है, और मास्क और ग्लव्स पहन के काम किया जा रहा है। जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये हुआ हमारे लेबर को, स्टाफ को, सारे जो ज़ाहिर डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले हैं उनको एक रोज़गार मिल गया इस वक्त, कि वो घर पे नहीं बैठे और इस वक्त काम कर रहे हैं अपना। लेकिन सबके लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो रोज़गार के नए तरीके तलाश कर सकें। कोरोना वायरस ने जहां ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, छोटे मजदूर और हुनरमंद अफराद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेशावर से उमर फारूक हमें बता रहे हैं कि शहर की सड़कों पे ढोल बजाने वाले जो जगह जगह कतारों में खड़े इंतज़ार कर रहे होते थे, हुकूमत ने जब से शादी ब्याह की तकरीबात पे पाबंदी आयद की है, उसके बाद इनकी क्या सिचुएशन है। शादी ब्याह की तकरीबात में ढोल बजाकर खुशियां बिखेरने वाले भी कोरोना वायरस से परेशान है। हुकूमत की जानिब से शादी हाल्स में तकरीबात मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद है, जिसके बाइस कई दिन से ये हुनरमंद बेरोजगार बैठे हैं। काफ़ी परेशानी है, क्यों नहीं जी, कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा हुआ है। गरीब आदमी मजदूरी के लिए आए हुए हैं, बस एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के दिन में तकरीबन 8 दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा काम पे गए हैं। जो कमाते हैं वो इधर ही खा लेते हैं,
اور کیا کریں. आसिफ अली कहते हैं कि पहले पहल वो घरों में छोटी नौयत की खुशियों में भी जा रहे थे, जिससे कुछ रोजी मिल रही थी. ताहम जिला इंतजामिया ने जब से घरों में भी तकरीबात पर पाबंदी लगाई है, वो मुश्किल में पड़ गए हैं. घरों में जो प्रोग्राम होते हैं वो 10 से 12 लोग ज़्यादा नहीं होते. अगर कोई ले जाए तो अव्वल तो हमारा प्रोग्राम उधर ही कैंसिल हो जाता है. जो कोई ले जाए तो हमें फिर वो उसमें काम नहीं हमारा चलता है, क्योंकि 10-15 लोगों ने हमें क्या देना है आप खुद सोच लें. बेरोजगारी के बावजूद ये हुनरमंद चाहते हैं कि मुल्क से कोरोना वायरस जैसी वबा का खात्मा हो, और इन मुश्किल हालात में भी ये सब्र का दामन तामे हुए हैं. तो रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है, इसके ये हम ढोल नहीं बजाएंगे तो रिज़्क़ अल्लाह देंगे, क्यों नहीं देगा जी. एक जानिब कम आमदनी वाले लॉकडाउन से परेशान है, तो दूसरी तरफ मुल्क में रोज बरोज कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है. माली उतार चढ़ाव के साथ जीने वाले इन मेहनत कशों को यकीन है कि ये कड़ा वक्त भी गुजर जाएगा. उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर. लाहौर में हमारे साथी नवीद नसीम ने भी एक रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की, जिसने बताया कि वो आम दिनों में तो अपने बच्चों का पेट अच्छे तरीके से पाल लेता था, लेकिन अब जबकि पूरा शहर बंद है और बच्चों की ख्वाहिशें तो क्या बुनियादी ज़रूरियात पूरा करना भी मसला हो गया है, आमतौर पर लाहौर की इंतहाई मसरूफ़ सड़कों पर सवारियों की कोई कमी नहीं होती. इस वक्त हालात क्या हैं, जानते हैं इसी रिक्शा ड्राइवर की ज़ुबानी. मैं रिक्शा चलाना सर, मेरा नाम शाहिद हयात है. मैं मजबूर होकर बाहर सड़क पर आया हूँ, तो ऐसे लिए उम्मीद आया कुछ कमा के लैके जावा. यकीन करोगे अल्लाह ही साडा निगहबान है. इस टाइम साढ़े घर एक रोटी भी खान ली नहीं है कि असी छोटे छोटे, मेरे 5 बच्चे ने, 7 मैंबर हाँ, किराए ते मकान है साडा. दसो असी किस तरह गुजारा करिए. किते को जाइए तो कितने असी को मंगते लोग हाँ, असी शरीफ लोग हाँ, सफेद पोश लोग हाँ, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हाँ, असी को फुटपाती है नहीं. सूरत हालात है ये बिल्कुल फारग है, बिल्कुल बंद है हर चीज़. ज़ाहिर है मैंने इतने हर चीज़ बंद नज़र आएगी, मैं किस तरह कमा के लैके जावांगा. जिसले बीमारी नहीं सी आई, मैं रोज़ाना सर 1000, 1200, 800 रोज़ाना डेली मेरी आमदनी है सी. शुक्र असी मेरे बच्चे भी खुश सी, मगर हुण कुछ भी नहीं. हुण मेरे लिए 200 रुपया भी कमाना मुश्किल होया. मेरे 3 सर बच्चे ने स्कूल जाते हैं, इतों तक मेरे को स्कूल देने की फीस भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि मेरा कारोबार ही नहीं, ना फीसा कितों देनी है. जिसले बीमारी नहीं आना तो उसने तो अपना काम दहा के जाना. इस तरह करन ना बचत करन ना कुछ भी ना, घर बैठे भी उड़ा देने. लॉकडाउन लम्मा हो गया तो फिर असी की कर सकते. असी तो मजबूर हाँ ना, हुकूमत जो कर रही है उन्हें ही करना है, असी की कर सकते. तो इन्हों चाहिए ना, इन्हों ख्याल करना चाहिए ना कि अपनी कौम नूं वेखना चाहिए, अपनी आवाम नूं देखना चाहिए. जिहड़े अलमबरदार बने ने साडे हुक्मरान ने, इन्हों सोचना चाहिए, अपनी कौम वास्ते सोचना चाहिए. शहरों में लॉकडाउन के बावजूद ज़रूरी अशिया के लिए दुकानें और अद्वियात के लिए ख़ास तौर पे दुकानें अभी भी खुली हैं. लाहौर में ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो फार्मेसीज़ और दुकानों के बाहर ज़मीन पर दायरे बना रही है, जिसके दरमियान फासला है. डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दायरे बनाने का मकसद ख़रीदारी के दौरान ये यकीनी बनाना है कि समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है. लोग इन दायरों पर खड़े हों तो एक दूसरे से दूर रहेंगे और लॉकडाउन का जो असल मकसद है वो पूरा हो सकेगा, क्योंकि दिन भर घर में रहने वाले अगर दुकानों में एक दूसरे के करीब ही खड़े होते हैं तो फिर लॉकडाउन के खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे, जबकि मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर होती रहेंगी. लाहौर के डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल दरख्वास्त कर रहे हैं कि अवाम कोरोना वायरस के हवाले से समाजी फासले के लिए लगाए गए निशानात पर अमल करें और अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाएं. अगर आप घर पे रहते हुए तंग आ गए हैं और आपको लगता है कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है या इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके सवालों के जवाब हमारे साथी आफ्ताब बोड़का लेके आए हैं अपने वीडियो लॉग में. ये वीडियो लॉग उन्होंने VOA के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया, जिसे लाखों बार देखा गया है. टीवी के ज़रिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. आप भी जानिए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है. पिछले 1 हफ्ते से अपने घर में तकरीबन कैद होकर बैठा हूँ. ऑफिस का सारा काम अपने घर से करता हूँ. दोस्तों रिश्तेदारों से बात करनी होती है तो फ़ोन पे कर लेता हूँ. घर पे अगर कोई कुछ देने या लेने आता है तो मैं कहता हूँ कि भाई दरवाजे के पास रख दो, मैं खुद ले लूँगा. और इस सिचुएशन से मैं सिर्फ अकेला नहीं गुजरा. इस वक्त अमेरिका की तकरीबन 25% आबादी लगभग किसी न किसी अंदाज में एक शट डाउन या फिर कर्फ्यू की सी सिचुएशन से गुजर रही है. तकरीबन आधे दर्जन स्टेट्स में हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर है कि लोग गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर
نہ نکلیں. عجیب صورتحال ہے, زندگی تھم سی گئی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وبا جو تیزی سے یہاں پر دوسری دنیا کی طرح بھی پھیل رہی ہے اس کو سلو کیا جائے. یہ تمام اقدام کرنے سے یہ وبا سلو کس طرح ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وبا تیزی سے پھیلتی کس طرح ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے اس ڈیجیٹل گراف کو دیکھیے. اوپر ٹوٹل نمبر آف کرونا وائرس کیسز ہے اور نیچے تاریخ ہے. جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں ویسے نمبرز بھی سلولی بڑھ رہے ہیں, لیکن آخر میں جا کے یہ نمبرز ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ سٹوری صرف امریکہ کی نہیں ہے, باقی دنیا میں بھی یعنی چین, اٹلی اور ایران میں بھی یہ کیسز اسی طرح بڑھے ہیں. سائنٹسٹ اس ٹرینڈ کو ایکسپونینشیل گروتھ کہتے ہیں. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسز ایک دم سے شوٹ اپ کر رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ خاص ریٹ سے اوپر جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے 20 کروڑ آبادی والے پاکستان میں اگر آج صرف ایک شخص کو کرونا وائرس لگتا ہے اور اس وائرس میں مبتلا ہر شخص صرف ایک شخص کو روزانہ یہ وائرس منتقل کرتا ہے, یعنی ڈبل کے ریٹ سے یہ وائرس بڑھتا ہے, تو پورے پاکستان کو یہ وائرس لگنے میں صرف 28 دن لگیں گے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آدھے پاکستان تک یہ وائرس پھیلنے میں 27 دن لگیں گے, یعنی آدھے سے پورے پاکستان کو پھیلنے میں صرف 1 دن لگے گا. آبویسلی یہ ایک ورسٹ کیس سیناریو ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وبا پوری دنیا میں نہ پھیلے, اس کو سلو کیا جائے. مثال کے طور پر اگر آج ہم سب جہاں پر موجود ہیں 14 دنوں کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور بالکل موو نہ کریں تو یہ وائرس یہیں رک جائے گا, اور 14 دنوں میں جو لوگ بیمار ہوں گے یا تو وہ صحیح ہو جائیں گے یا کچھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ وائرس غائب ہو جائے گا. یہ بھی ایک انریل سچویشن ہے. لوگوں کو مختلف کاموں کی صورتحال میں جانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت, ان کے میل ملاپ کو وقتی طور پر اتنا کم کر دیا جائے کہ یہ وائرس کا ٹرینڈ یا اس کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کسی علاقے میں صرف 200 لوگ رہتے ہیں اور اس علاقے میں 1 سے 2 لوگوں کو یہ وائرس لگ جاتا ہے اور لوگ اپنی آمد و رفت کو نہیں روکتے اور ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ ریڈ ڈاٹس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو وائرس لگا ہوا ہے, اور جتنی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ وائرس ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. اب آپ اسکرین کے دوسرے حصے پر غور کیجئے. ایک دوسرے علاقے میں جہاں اتنے ہی لوگ موجود ہیں وہاں بھی 1-2 لوگوں کو یہ وائرس لگتا ہے, لیکن وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے میل ملاپ کم کر دیتے ہیں, ان کی تمام ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے, تو وہاں پر یہ وائرس بہت ہی کم رفتار سے پھیلتا ہے. آئی نو سوشل ڈسٹینسنگ کے اور کرفیو کے اقدامات کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب اوور ریئیکشن ہو رہا ہے اور اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگ گھبراتے بہت ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے آپ بھی بہت سے لوگوں کی طرح یہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی جتنے لوگوں کو یہ وائرس ہوتا ہے اس میں 80% لوگوں کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور خاص تکلیف نہیں پڑتی, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنی لائف کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن یہاں بات آتی ہے اپنی ہیومن رسپانسبلٹی نبھانے کی. آپ بھلے چاہے تکلیف میں نہ ہوں, لیکن آپ اگر یہ وائرس اپنے اندر کیری کر رہے ہیں تو بہت پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس وائرس کو کسی ایسے انسان تک منتقل کر دیں جو پہلے سے تکلیف میں ہے, جو یا تو بوڑھا ہے یا اس کو پہلے ہی انڈر لائننگ ہیلتھ ایشوز ہیں, اور اس کی زندگی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھلے ہی آپ کی صحت اچھی کیوں نہ ہو, دوسروں کی صحت کی خاطر اپنی ایکٹیویٹیز کو لمٹ کیجیے اور اس وائرس کو پھیلنے سے بچائیے. اور کبھی کبھار انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے اور انسانوں کی مجموعی ہیلتھ کی خاطر گھبرانا اچھی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے ویلاگز اور پرسنل ڈائریز کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آ سکتے ہیں. کرونا وائرس سے ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com, فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/urduvoa, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. پاکستان کا ایک اہم دوست ترکی بھی اس وقت وائرس سے لڑ رہا ہے. ترکی کا مرکزی شہر استنبول کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کا مرکز ہے. حکام اب پابندیاں بڑھا رہے ہیں, اسکولوں اور تفریحی مقامات کو بند کر رہے ہیں, یہاں تک کہ مساجد میں نمازیں پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے. یہ شہر کیسے اپنے طرز زندگی کو بدل رہا ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترکی کے شہر استنبول میں ہر شام عوام کے اظہار یکجہتی کی آواز سنائی دیتی ہے. شہری کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لوگ بالکنیوں تک محدود ہیں.
वो बंद दरवाजों के पीछे से इस खतरे के साथ जीना सीख रहे हैं। यकीनन ये हमारे मुल्क और दुनिया दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। एहतियाती तदाबीर पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। हमें कोई शक नहीं कि साइंसदान और तिब्बी अमला अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अब ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा घर और दीगर तफरीही मकामात भी बंद हैं। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जहां लोग बाहर वक्त गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन अब यहां खामोशी और खालीपन है। यहां तक कि मसाजिद में नमाजें भी मुअत्तल कर दी गईं। ऐसा शहर की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। लोग खतरे को समझते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की तादाद रोजाना बढ़ रही है। इस नए माहौल में मुसाफिरों के माबैन फासला यकीनी बनाने के लिए बसें भी सिर्फ आधी भरकर चल सकती हैं। इस्तांबुल के मेयर शहरियों को मुत्तहद और पुरुम्मीद रहने का पैगाम दे रहे हैं। मेरे साथियों, हमारे सामने मुश्किल दिन है, लेकिन हर चीज फिर से खूबसूरत होगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस्तांबुल की तवील तारीख में इस शहर ने बदनामी और हमलों का सामना किया है। मौजूदा हमले की नोयत मुख्तलिफ है, मगर शहरी माजी की तरह अब भी सब्र और हिम्मत से हालात का सामना कर रहे हैं। डेरियन जोन्स के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस के बहरान से जहां आलमी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, वहीं काश्तकारों को अपनी ज़रूरी पैदावार की फ़रोख्त के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है। तारीख़ी तौर पर चीन अमरीकी फ़सलों का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है, लेकिन अब चीन अपने ज़खायर में कमी ला रहा है, जिसके बायस अमरीकी पैदावार की ख़रीदारी में कोई इजाफा देखने में नहीं आ रहा। हालांकि चीन और अमरीका का तिजारती मुआहिदा भी हो चुका। कोरोना वायरस ने अमरीकी किसानों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। जैसे जैसे कोविड-19 वायरस फैलता जा रहा है, समाजी मेल मिलाप से गुरेज पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन रियासत इलिनॉय के किसान स्टॉकहोल्म के लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमारे खानदानी फार्म है, जहां हम में से कुछ ही हैं जो काम करते हैं, इसलिए हमारा बाहर के लोगों से कोई ज्यादा मेलजोल नहीं होता। हमें अभी भी उठना पड़ता है ताकि इन जानवरों को चारा दिया जा सके। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोरोना है या नहीं। जब कोरोना वायरस का बहरान शुरू हुआ तो स्कॉट एक तिजारती मिशन पर कीनिया और इजराइल के दौरे पर थे। अब वो रियासत इलिनॉय के एक देही इलाके में अपने फार्म पर इस बहरान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वबा की सूरत हाल में मोहतात रहना बहुत जरूरी है। हमें कोशिश करना होगी कि कम से कम लोगों से मिलें, लेकिन हमें काश्त जारी रखनी है। हमें मवेशियों को चारा देना है और हमारी पैदावार की मुंतकली भी जरूरी है। हम बुआई से सिर्फ चंद हफ्ते दूर हैं। स्कॉट गैर हकीकी मुतालबात का बोझ महसूस कर रहे हैं। फेज 1 तिजारती मुआहिदे के तनाजुर में स्कॉट अपना सोयाबीन बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। इस मुआहिदे के तहत चीन ने अमरीकी ज़राई पैदावार की दरामद पर रजामंदी जाहिर की थी। ये चीन पर कोरोना वायरस के हमले से पहले की बात है। एक ऐसे वक्त में जब हम अपनी आमदन में इजाफे की उम्मीद कर रहे थे और चीन को ज्यादा माल फरोख्त किया जा सकता था, अब मामलात बिल्कुल रुक गए हैं। रियासत इलिनॉय के शहर स्प्रिंगफील्ड में 10 मार्च को होने वाले सोयाबीन से मुतालिक एक इजलास में शरीक किसानों के लिए कोरोना वायरस के असरात बाइस तशवीश थे। ये इजलास वायरस फैलने के बाद लगने वाली पाबंदियों से पहले मुनाकिद किया गया था। चीन के वबा पर काबू पाने के बाद स्कॉट गैफनर का मानना है कि अमरीकी अजनास की तलब में इजाफा होना चाहिए। अमरीकी महकमा ज़राअत के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में चीन को सोयाबीन की कोई भी खेप नहीं गई। मेरी ख्वाहिश है कोरोना वायरस तिजारती मायदे पर अमल न करने का बहाना न बन जाए। कैंप का कहना है कि कोरोना वायरस किसानों के मुआशी हालात में तेजी से तब्दीली ला रहा है। चीनी अपनी फौरी जरूरियात पूरी करने के लिए ब्राजील और अर्जेंटाइन से सोयाबीन ले रहे हैं। पिछले 2 माह के दौरान और तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद से कीमतें बहुत तेजी से कम हुई हैं। अपने फार्म पर वापस आने पर स्कॉट की सबसे बड़ी तशवीश कोविड-19 नहीं, बल्कि वो इस बात के लिए फिक्रमंद है कि जब चीन अमरीकी दरामदात बढ़ाने के लिए तैयार होगा तो शायद तब ज़राई अजनास वहाँ पहुँचाना मुश्किल हो चुका होगा। कसाद बाजारी का खदशा है, अनाज की मंडियों में इजाफी मंदी का भी खदशा है। ये उस तलब और रसद के अवामिल के अलावा है जिस पर हम आम तौर पर बात करते हैं। ज़राई रिस्क मैनेजमेंट के माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की खरीदारी ना होने से अमरीकी फसलों की कीमतों पर बुरा असर पड़ रहा है। मैंने सुना है कि चीन तक जहाज भेजने के लिए 45 दिन तक लग सकते हैं, और अगर इसके बाद वो इसे उतार नहीं सकते तो वहाँ अजनास भेजने का वाकई कोई फायदा नहीं है। वो मसनूआत और वो कंटेनर दोबारा लोड हो रहे हैं और वो वापस अमेरिका आ रहे हैं, लिहाजा बैनुल अक़वामी सप्लाई चेन टूट रही है। बीज बोने से पहले किसान इस सूरत हाल का बोझ महसूस कर रहे हैं, फिर उनकी किस्मत का इन्हिसार मौसम पर होता है, जो कि एक और परेशानी है। चलें, इधर आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं।
ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। बहुत से लोगों के लिए वॉक पे जाना या अच्छी किताब पढ़ना उन्हें पुरसुकून रहने में और खुश रहने में मदद देता है, लेकिन कुछ लोग अनोखे काम करके खुशी महसूस करते हैं, जैसा कि हवा में उड़ना। लिए चलते हैं आपको रियासत वर्जीनिया में होने वाले एक एयर सर्कस शो में और आपकी मुलाकात कराते हैं एक खातून विंग वॉकर से। I came to see my first show here at the Flying Circus in 2004. मैंने 2004 में पहली मर्तबा फ्लाइंग सर्कस का शो देखा और विंग वॉकिंग ने मेरा दिल जीत लिया। इसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू की। इसमें हाथों के इशारे अहम हैं और ये कि कहाँ कदम रखना है, क्योंकि ये मोटे कपड़े का बना पर है, लिहाजा आपको बहुत मोहतात रहना होगा कि आप अपने पाँव कहाँ रखेंगे। विंग वॉकिंग के मुजाहरों का आगाज 1918 में पहली जंग अजीम के इख्तिताम के करीब हुआ। हर बार जब मैं फिजा में जाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त महसूस होता है। वहाँ आज़ादी होती है, आप मीलों तक देख सकते हैं। ये एक नाकाबिल यकीन एहसास है। आप एक परिंदे की तरह महसूस करते हैं, खास तौर पर जब आप टॉप विंग पर हों। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। सिर्फ मेरे बाजू हवा में खुले होते हैं। मुझे ये एहसास बहुत पसंद है। ख़वातीन और हज़रात, जैना अब ऊपरी विंग पर है। अब जहाज रफ्तार तेज करने के लिए चक्कर काटेगा। क्या आप तैयार हैं? हम 210 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जाएंगे। अब जहाज गुजरेगा तो आप अच्छी तस्वीर बना सकते हैं, और जब जैना जहाज के बाहर आएंगी तो आप उनसे ऑटोग्राफ ले सकते हैं। यहाँ कोई पैराशूट नहीं, हिफाजत के लिए कोई रस्सी या कोई कंट्रोल भी नहीं। ये विंग वॉक है। वो सिर्फ अपने हाथों की मदद से जहाज के पर के आखिर तक पहुँचती हैं। और अब वक्त आ गया है कि वो पाँव को ऊपर बांधकर जहाज के पर से खुद को नीचे लटकाएंगी। कोई पैराशूट नहीं, कोई हिफाजती रस्सी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ देना पसंद है, क्योंकि आप नौजवान नस्ल को मुतासिर कर रहे हैं कि वो या तो परवाज या हवाबाजी के शोबे में जाएं या जिंदगी में मजीद कुछ हासिल करें। ये मेरे लिए अहम है। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और आप अपने आप को कैसे महफूज रख रहे हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, हमसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।